बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एनेस्थीसिया मॉर्निंग 4 अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्कल फ्रैक्चर का एमसीक्यू। तो एक बात रट्टा मारना, अगर लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर है तो 3 से लेकर 4 दिनों के बाद फैट इम्बोलिज्म होता है और स्कल बोन्स के फ्रैक्चर की वजह से एयर इम्बोलिज्म होता है। एक पेशेंट को ब्रोंकोस्पैज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड वैल्वुलर लीजन है, वीजिंग है, रेस जेवीपी है। दिस इज़ द निशानी ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम विच इज़ ड्यू टू कार्सिनॉइड ट्यूमर। ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन डिसइंफेक्शन इज़, तो रट्टा मार लेना, अगर आपने सर्जन के हैंड्स को डिसइंफेक्ट करना है, हैंड पे क्या स्किन ही तो होती है, तो क्लोरहेक्सेडीन और अल्कोहल रट्टा मार लेना, सही हो गया। अगर हैंड वाशिंग करनी है तो वो क्लोरहेक्सेडीन है। अगर सर्जिकल साइट की करनी है प्रायर टू द सर्जरी तो वो आयोडोफोर है। और अगर वेनी पंक्चर यानी सैम्पलिंग से पहले या इम्यूनाइजेशन से पहले तो स्पिरिट यूज़ करते हैं, 70% एथेनॉल होता है। और अगर आपने ब्लड कल्चर लेना है या फिर आईवी लाइन इंसर्ट करनी है, वैस्कुलर कैथीटर इंसर्ट करना है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 एमसीक्यू है। सर्जन के हैंड्स के लिए क्लोरहेक्सेडीन है, सर्जिकल साइट के लिए आयोडोफोर है, वेनी पंक्चर और इम्यूनाइजेशन से पहले 70% एथेनॉल है, और ब्लड कल्चर और कैथीटर से पहले आपने क्या करना है, टिंचर ऑफ आयोडीन इस्तेमाल करना है। बेंजोडाइजेपिन का जो एंटागोनिस्ट होता है या एंटीडोट है वो फ्लूमाजेनिल होता है। अब दोनों के अंदर 7 कार्बन की एक रिंग होती है विच इज़ द डायजिपिन रिंग। आई डोंट नो कि इसमें क्या हमारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, होती होगी कोई ना कोई। बायोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू है। हैपरिन एंटीथ्रोबिन 3 को एक्टिवेट करता है और एंटीथ्रोबिन 3 फैक्टर 2A और फैक्टर 10A यानी थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को इनिबिट करता है। अब मेरा घर एयरपोर्ट के नज़दीक है तो ये हवाई जहाज़ उड़ते ही रहते हैं। ओके, टू ट्रीट एस्टामाइनोफेन पॉइजनिंग कौन सा एंटीडोट यूज़ करोगे? आंसर इज़ एनेसिटाइलसिस्टीन। रट्टा मार लेना कि जो नैलोक्सोन होता है वो ओपियाइड के लिए इस्तेमाल होता है। सोडा बाइकार्बोनेट, एस्प्रिन और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के लिए इस्तेमाल होता है। एक वारफेयर वर्कर है या किसान होगा, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है। रट्टा मारना, इसमें डम्बल्स वाला निमोनिक है। डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, एमिसिस, लैक्रिमेशन, क्लियर स्लाइवेशन, ये सब चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो एंटीडोट होता है वो एट्रोपिन होता है और प्रेलिडॉक्सिम भी आप यूज़ करते होते हैं। स्पेसिफिक एंटीडोट इज प्रेलिडॉक्सिम, लेकिन सिम्पटम रिवर्सल के लिए एट्रोपिन देते होते हैं। एक पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया और लो बीपी है। जब भी ब्रेडिकार्डिया और लो बीपी आ जाए इसका मतलब क्या है पेशेंट को? या तो पेशेंट को कोई न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, या पेशेंट ने बीटा ब्लॉकर लिया है, या पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लेवोथैरोक्सिन होगा। 34-ईयर-ओल्ड फीमेल जिसने आईयूडी ली है, प्रेजेंट विद लोअर एब्डोमिनल पेन और फीवर है उसको, और म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज है। ओके, आईवीडी या कॉपर आईयूसीडी की साइड इफेक्ट होता है कि डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। तब ग्राम स्टेनिंग की गई तो आपको बेजोफिलिक कॉलोनीज देखने को मिली है। रट्टा मार लेना, आईयूडी वाले पेशेंट में पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्टिनोमाइसिस इसराइली। अगर किसी पेशेंट ने आईयूडी रखी है और इसकी वजह से पीआईडी हो चुका है तो आंसर इज एक्टिनोमाइसिस इसराइली। और इसके लिए ड्रग कौन से इस्तेमाल करते हैं? कौन सी? पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। एक पेशेंट का ब्लैकिश एरिया अराउंड द नेक है और उसको कैंथोसिस नाइग्रिकन डायग्नोस हुआ है। कैंथोसिस का मतलब है स्किन की थिकनेस बढ़ गई है, नाइग्रिकन्स का मतलब ब्लैकिश डिस्कलरेशन है। दिस माइट बी ड्यू टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम या जीआई मैलिग्नेंसी। तो आपने क्या करना है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए ओजीटीटी आपने करवाना है। ठीक हो गया, क्लियर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज़ की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। एक फीमेल पेशेंट गायनी ओपीडी में आया, 3rd डिग्री यूवी प्रोलैप्स की वजह से। रट्टा मार ले रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd वाला यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की वजह से होता है, और जो 4th वाला होता है वो कार्डिनल लिगामेंट की वजह से होता है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ये वो लिगामेंट है जो सर्विक्स को पोस्टीरियर पेल्विक वाल या सैक्रम से जोड़ता है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। अब ये किस में देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। जब भी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो तो पेशेंट को नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, और साथ में हाइपोक्लीमिक, हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकैल्सीमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया देखने को मिलता है। पता नहीं मैं क्यों ऐसे एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो ये इसके लिए नॉर्मल सलाइन आपने यूज़ करना है। फ्लूइड ऑफ रिससिटेशन है। रट्टा मारना, रिंगल लैक्टेट 2 से 3 जगह पर आपने रट्टा मारना है। एक है आपका बर्न्स वाले पेशेंट में बर्न हो गया तो उसमें यूज़ करना है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना है। बाकी जगह पर एनएस आप लगा देना आंखें बंद करके। पेशेंट है सीएलडी है और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है तो सीएलडी में ऐसी एनेस्थेटिक देनी है जो लीवर से मेटाबोलाइज नहीं होती। आंसर इज सिस एट्राक्यूरियम, क्योंकि जो सक्सिनाल कोलिन है उसके लिए सूडो
ग्लूकोकोरिनेस्टरेज एंजाइम होता है। विरुलेंसी ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो इसके लिए क्या होता है, प्रोटीन ए होता है। अब प्रोटीन ए करता क्या है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अब हर चीज़ों का आंसर मैं तो नहीं दूंगा ना, कुछ चीज़ों के आंसर आपने भी देने हैं। तो जो प्रोटीन ए है, जो विरुलेंस फैक्टर होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, अब इसका फंक्शन क्या होता है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बता देना है। चलो मैं ही बता देता हूँ। प्रोटीन ए ये IgG एंटीबॉडी पे बाइंड करता है और ये ऑप्सोलाइजेशन को इनहिबिट कर देता है। क्लियर, क्या याद करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे, अच्छा जो IG है प्रोटीएज है, सॉरी, अब IG या प्रोटीएज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आंसर इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई वहाँ से प्रोड्यूस होता है। क्लियर, IG या प्रोटीएज, तो ये भी रट्टा ही मार लेना आप। क्लियर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से प्रोड्यूस होता है जो कि IgA की क्लीवेज करा देता है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक पेशेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, अब जो बंदा स्टेरॉइड ले रहा है, बाहर से स्टेरॉइड ले रहा है, वो अंदर वाले स्टेरॉइड के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट कहाँ किस में चला जाएगा। अगर वो स्टेरॉइड ले रहा है तो वो कुशिंग सिंड्रोम में जाएगा, और अगर वो छोड़ देगा तो वो एडिसन डिजीज़ में चला जाएगा। जो बाहर वाला स्टेरॉइड है वो अंदर वाले स्टेरॉइड को इनहिबिट कर देगा वह ACTH। इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेट होता है, सीरस वाला बर्न्स वाले पेशेंट में होता है, ट्रांसुडेट आपका होता था कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, और फिब्रिनस वाला होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या नॉर्मलीज होती है, तो कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा रट्टा मार लेना, और बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व, ओके, और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी लिखा हुआ है, आप स्किप मार सकते हो। प्रीवियस ऑन कीमोथेरेपी, एक पेशेंट है जिसको मोशन सिकनेस की हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो मोशन सिकनेस के लिए ड्रग कौन सी, कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए, कीमो की वजह से या रेडिएशन की वजह से या सर्जरी की वजह से वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए ऑनसेट देते हैं। दिस इज सेरोटोनिन टाइप 3 एंटागोनिस्ट। HIV वाला पेशेंट है, सर्जरी हो गई है, तो कौन सा एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे आफ्टर द सर्जरी टू क्लीन फ्लोर, तो आंसर इज 1% हाइपोक्लोराइड। तो फ्लोर के लिए 1% हाइपोक्लोराइड, और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। दोबारा बता दूँ, फ्लोर के लिए हाइपो, और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए खासतौर पर एंडोस्कोप के लिए 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेशेंट को मोशन सिकनेस है, कीमो वाला पेशेंट है, तो वंस अगेन आप ऑनसेट दे दोगे जो कि सेरोटोनिन टाइप 3 एंटागोनिस्ट होती है। मीडियन नर्व इंजरी की वजह से एप हैंड डिफॉर्मिटी, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन, थिन आर वेस्टिंग, ओके, लैटरल 3.5 फिंगर्स में सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर इन्फेक्शन नेक में है, प्री ट्रैकियल फेशिया से आगे है, तो वह इंटीरियर मीडियास्टिना में जाएगा, और अगर इन्फेक्शन प्री वर्टिब्रल फेशिया के पीछे है तो वो सुपीरियर मीडियास्टिना में जाएगा। तो प्री वर्टिब्रल फेशिया के लिए सुपीरियर मीडियास्टिनम, प्री ट्रैकियल के लिए एंटीरियर मीडियास्टिनम। एक पेशेंट को एनर्जीजिया और थर्मोनेस्थीजिया राइट साइड ऑफ द फेस पे है, और वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द फेस है। ओके, क्लियर, मतलब फेस पे सेंसरी लॉस है राइट साइड पर, और जो बॉडी की राइट साइड की वीकनेस है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको वैसे मैं हेमीप्लीजिया कहना चाह रहा था, लेकिन ये तो सेंसरी लॉस है। देखो फेस पर इप्सिलैटरल साइड और कॉन्ट्रालैटरल साइड पर कॉन्ट्रालैटरल साइड पे क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल साइड पर असल में यहाँ पे ना मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन सही से स्पेसिफाई नहीं की हुई। फेस की सेम साइड की सेंसरी लॉस होती है, ओके, और आई थिंक सो जो बॉडी है वहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होता है ना, तो वो ऑपोजिट साइड पे एनर्जीजिया देखने को मिलेगा। और ऑपोजिट साइड का आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑपोजिट साइड पर फॉर एग्जांपल राइट साइड के राइट फेस पर और लेफ्ट बॉडी पर सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, तो ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। सही हो गया। जबकि मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो इसमें आपने कुछ एम रट्टा मारने हैं। नंबर 1 मोटर ट्रैक डैमेज होगा। जब मोटर ट्रैक डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मोटर ट्रैक डैमेज होने की वजह से कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस देखने को मिलती है। मैं इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में पीका आर्टरी इन्वॉल्व होती है और इसमें वीकनेस नहीं होती, मैंने नहीं पढ़ी वीकनेस, पता नहीं कहाँ से आ गया। जबकि मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होती है। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में मीडियल एमिनिस्कस उड़ता है तो वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन गई और हाइपोग्लोसल नर्व उड़ती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट इज, अच्छा इन्होंने मीडियल और लैटरल का फ़र्क बताया हुआ है। तो मीडियल में रट्टा मारना 3M होती है, M से मोटर ट्रैक कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, M से मीडियल एमिनिस्कस और M से मेडुला जिसमें हाइपोग्लोसल नर्व आ जाती है। जबकि लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में पीका आर्टरी होती है, वेलनबर्ग सिंड्रोम होता है, उसमें रट्टा मारना न्यूक्लियस एम्बिगस डैमेज होता है जिसकी वजह से डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, गैग रिफ्लेक्स कम होता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस डैमेज होता है तो पेशेंट में
नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैगमस देखने को मिलता है। लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, हॉर्नर सिंड्रोम, सेरिबेलर पोडेंकल, ये सब डैमेज हो जाते हैं। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ओमेंटम, तो ओमेंटम एक फैटी टिश्यू है तो इसमें फैट नेक्रोसिस देखने को मिलती है। क्लियर। पेशेंट विद अनीमिया है, उसकी टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो चुकी है। गैस्ट्रेक्टमी के बाद आयरन की और B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी में तो आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया और B12 में मेगैलोब्लास्टिक और पैरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद मैक्रोसिटिक अनीमिया, तो मैक्रोसिटिक अनीमिया अब दो की वजह से, फोलिक की वजह से और B12 की वजह से, इन दोनों में से हो सकता है। लेकिन बॉडी में B12 के स्टोर 4 से 5 साल तक पड़े होते हैं, जबकि फोलेट के 4 से 5 महीनों तक होते हैं। तो पहले फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। लीजन इन द फोलिया, फोलिया एक लेयर को बोलते हैं, ओके। और ये फोलिया कहाँ पड़े होते हैं? सेरिबेलम में पड़े होते हैं। सेरिबेलम की जो लेयर्स होती है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फोलिया बोलते हैं। एक पेशेंट की ईसीजी कराई है, ईसीजी में 1 AVL, V5, V6, दीज आर द लैटरल लीड्स। तो ये एंटीरो लैटरल वाल MI बता दिया है। एंटीरो लैटरल MI के अंदर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वैसे द बेस्ट आंसर शुड बी द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्लियर, सही हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। अब हम सारे पढ़ लेते हैं। इंफीरियर वाल MI में 2-3 AVF देखनी है, राइट कोरोनरी आर्टरी आएगी। क्लियर। जो एपिकल वाल होती है वो V1 V2 होती है, इसके लिए आपकी आर्टरी डिस्टल LED होती है। जो आपकी एंटीरियर वाल है वो V3 V4 होती है, उसके लिए भी LED होती है। जो एंटीरो लैटरल होती है वो V5 V6 1 AVL होती है, इसके लिए कौन सी होती है? उसके लिए आपकी LED आ जाएगी। क्लियर, सही हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेने हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। हाँ, एंटीरो लैटरल के लिए बेस्ट आंसर इस LED, एंटीरो सेप्टल के लिए LED, एंटीरो एपिकल के लिए डिस्टल LED। वैसे इन्होंने फर्स्ट एड से उठाया हुआ सारा। और पोस्टीरियर वाल के लिए कौन सी होती है? V6 V8 सॉरी V7 V8 V9 और V1 से लेकर V3 में ST सेगमेंट डिप्रेशन और टाल R वेव होती है। एक पेशेंट का चेस्ट पेन है विद MI डेवलप इन, तो MI वाले पेशेंट में कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और वाइट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिशन मैन है, उसको काइमोसिस और गम्स का हाइपरप्लेजिया, तो ये स्कर्वी में देखने को मिलता है। तो अगर फिशन मैन है, उसको अनीमिया है, क्लियर, और एकाइमोसिस है, तो ये विटामिन C डेफिशिएंसी है। फिशर मैन है, अनीमिया है, B12 डेफिशिएंसी है, डाइफेलोबोथ्रियम लैटम। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डाइफेलोबोथ्रियम लैटम, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। चलो बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी ड्रग होती है। मैंने सिंपल एक चीज़ बताई थी कि जो सेस्टोड्स होते हैं और ट्रीमाटोड्स होते हैं, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इस प्राजिक्विंटल। तो आपने मिनिमम इतना रट्टा मारना है किन किन ड्रग ऑफ चॉइस प्राजिक्विंटल होती है। लेकिन एक्सेप्शन मैंने 2 बताई थी। जो एकाइनोकोकस है उसके लिए आपकी ड्रग ऑफ चॉइस इस एल्बेंडाजोल, क्लियर, और न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस के लिए भी एल्बेंडाजोल। बाकी सब के लिए प्राजिक्विंटल इस्तेमाल होती है। ओके, कौन सी ड्रग है जो कि हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट ऑफ सल्फोनालयूरिया को बढ़ा देगी? रट्टा मारना, ये वो ड्रग है जो कि क्या करेगी? जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होती है। क्लियर, ठीक हो गया। जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होती है वो क्या करेगी? वो मतलब वो सल्फोनालयूरिया के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से सल्फोनालयूरिया ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। तो ये फिनाइल ब्यूटाजोन है। अब ये ना पूछना कि किस जगह पे पड़ी थी, बाकी कोई आंसर बन भी नहीं सकता। क्रॉनिक इलनेस है, बिगेंस वॉलंटियरिंग एट अ कम्युनिटी सपोर्ट सेंटर, दूसरों की हेल्प कर रही है, क्लियर, विद अ सिमिलर कंडीशन। उसने रिपोर्ट किया कि उसकी ये एक्टिविटी करने से उसका मूड बेहतरीन हो गया। दिस इज़ अ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब है कि चैरिटी करना, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं? सखीपन, या पता नहीं क्या था उर्दू में, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, इसार होता है, कुर्बानी देना, पता नहीं क्या होता है। 58 ईयर ओल्ड मैन विद टाइप 2 डायबिटीज़ एमरजेंसी में आया है आफ्टर अनकॉन्शियस है। पैरामेडिक ने जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट यानी सीजर देखे है। एक मेडिकेशन दी गई, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा था, ग्लूकोज का लेवल कम है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सीजर्स पड़ना शुरू हो चुके हैं, क्लियर, जो कि सल्फोनालयूरिया की वजह से है। मोस्ट कॉमन ग्रेट वेसल अनोमली इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। दिस इज द मोस्ट कॉमन ग्रेट वेसल अनोमली। 2 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट हुआ है, आपके पास आया है फॉर एक्यूट एब्डोमेन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विद इंटरसेप्शन है। आपने आइलियम और जुजिनम को निकाल दिया है। अब आपने आइलियम को निकाल दिया है, आइलियम के अंदर B12 की डेफिशिएंसी, B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, तो B12 की डेफिशिएंसी होती है। रट्टा मारना, टर्मिनल आइलियम में B12 की एब्जॉर्प्शन होती है और बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है।
अ पेशेंट प्रेजेंट विथ फिशरिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ, जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं, कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, तो ये आपको B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता होता है। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ 3D इस ड्यू टू पैराग्रा विटामिन B3 की वजह से होते हैं। B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई बेरी वेट बेरी वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम है, और इसके लिए आप RBC ट्रांसकेटोलेस लेवल्स कराते हैं। B2 डेफिशिएंसी में कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, चिलोसिस, रट्टा मारना। B3 डेफिशिएंसी में पेलेग्रा आता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। B5 एक कोएंजाइम A के लिए रिक्वायर्ड होता है, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो बर्निंग फुट सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, एडिट्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाती है। B7 बायोटिन होता है, एविडिन को बाइंड करता है, 1 कार्बन कैरियर है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बाल झड़ जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है। B7 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। B9 फोलिक एसिड है, 1 कार्बन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। B12 डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। एक पेशेंट फिजिशियन के पास आया विद गम ब्लीडिंग है, गम सूजे पड़े हैं और ब्रूजिंग है, तो वंस अगेन ये स्कर्वी का डायग्नोसिस है, तो इसके लिए आपने विटामिन C की सप्लीमेंट्स देने होते हैं। ओके, टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है, 45X0 होता है, एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। पेशेंट को डिलेड प्यूबर्टी है और स्मॉल टेस्टीज़, अगर ये बड़े बड़े टेस्टीज़ होते हैं तो मैं कहाँ पे जाता, मैं जाता मैक्रो ऑर्काइडिज्म फ्रिजाइल एग सिंड्रोम में जाता, लेकिन डिलेड प्यूबर्टी, छोटी टेस्टीज़ है, गायनिकोमास्टिया, 47XXY सब चीज़ें ही बता दी है, तो ये द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लियर। इसके बाद मैपल सीरम यूरिन डिजीज़ में ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी होती है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है, जिसमें वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन आती है। फीमेल जिसको बी स्टिंग है, मक्खी ने, शहद की मक्खी ने काट लिया है, तो उसमें आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एपिनेफ्रिन हम क्यों देते हैं, क्योंकि एपिनेफ्रिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को इनहिबिट कर देती है, एपिनेफ्रिन हिस्टामिन को काउंटर कर देती है। क्लियर। एक चाइल्ड को डिप्थीरिया टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन दी गई है 2 हफ्ते पहले, उसको फीवर होना शुरू हो गया, दिस इज द सीरम सिकनेस या आर्थरस रिएक्शन, तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, असल में ये सीरम सिकनेस है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मदर RH नेगेटिव है, तो अगर मदर RH नेगेटिव है तो बेबी में क्या मसला होगा, यू नो कि बेबी में क्या मसला होगा, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न में मसला होगा। क्लियर। लेकिन फर्स्ट बेबी को कुछ नहीं होने वाला, सेकंड बेबी को मसला होगा, एंड दिस इज द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पेशेंट प्रेजेंट सोर थ्रोट और एक वाइटिश मेम्ब्रेन कवर हो रही है, और जब मेम्ब्रेन को निकाला तो वो ब्लीड करने लग गई है, दिस इज द सूडो मेम्ब्रेनस फेरेंजाइटिस, दिस इज कॉज्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, तो ये वो एंजाइम है कार्बोक्सिलेशन वाला, इसको क्या चाहिए, बायोटिन चाहिए होता है। अब सारे एंजाइम्स पढ़ लेते हैं, जैसे थायमीन, सॉरी जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस है, इसको 5 चीज़ें चाहिए होती है, B1, B2, B3, B5 और क्या चाहिए होता है, और एक और चीज़ भी चाहिए होती है। क्लियर। वो क्या चीज़ चाहिए होती है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ कि क्या चीज़ 5वीं चीज़ चाहिए थी। एक और फजूल सा कोफैक्टर चाहिए होता है इसको। ओके। क्लियर। सॉरी, लाइपोइक एसिड चाहिए होता है, जो मोनोअमीन ऑक्सीडेस है। मोनोअमीन ऑक्सीडेस ये वो एंजाइम है जो कि कैटेकोलामीन्स को तोड़ता होता है, तो उसके लिए B2 चाहिए। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ये वो एंजाइम है जो कि लैक्टिक एसिड को बनाता है, तो उसको B3 चाहिए। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के लिए B6 चाहिए होता है। क्लियर। और कोएंजाइम A के लिए आपको एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को कोएंजाइम A चाहिए, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज को बायोटिन चाहिए, मिथाइल मेनोनाइल कोए म्यूटेस को B12 चाहिए, और थाइमिडाइड सिंथेस को B9 चाहिए। ये सारे कोफैक्टर हैं एंजाइम्स के। इसके बाद पोटेंट पेन मीडिएटर, तो पेन मीडिएटर कौन सा होता है, ब्रेडिकाइनिन होता है। ओके, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 लगा देना। ओके, 35 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसने 25 पाउंड तक वज़न कम कर दिया। ओके, ठीक हो गया। आफ्टर स्विचिंग टू द ब्राउन ब्रेड, अब उसको ब्लॉटिंग होना शुरू हो गया, डायरिया होना शुरू हो गया। क्लियर। और अब उसको जो सिम्टम्स होना शुरू हो गया वो वीट कंटेनिंग फूड की वजह से होना शुरू हो चुके हैं। दिस माइट बी ड्यू टू सीलिएक डिजीज या वीट इंटॉलरेंस, कि इसको वीट बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जो MHC टाइप 1 होता है ये एसोसिएटेड होता है CD8 के साथ, और 2 वाला CD4 के साथ एसोसिएटेड होता है। क्लियर। 25 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको मक्खी ने काट लिया, उसको फेशियल स्वेलिंग और हाइड्स हो गया है, मतलब उसको एंजियोडीमा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो इसके लिए क्या दोगे, अगर ये पेशेंट शॉक में चली जाती तो आप क्या देते, एपिनेफ्रिन देते। क्लियर। ठीक हो गया। ड्रग और चॉइस फॉर एनाफिलैक्सिस इज एपिनेफ्रिन, अदरवाइज आप हिस्टामिन से भी काम चला सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्वीट टेस्ट परसेप्शन, तो जो स्वीट टेस्ट होता है वो
T1R2 और R3 से होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसका बड़ा फजूल सा मैकेनिज्म बताया हुआ है। ओके, बस रट्टा मारना कि जो टेस्ट वाला होता है, अच्छा जो साल्ट वाला होता है वो सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। क्लियर, बाकी जो आपका जो स्वीट होता है वो 2 और 3 की वजह से होता है। 1 2 3 से रट्टा मार लो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड अमोनिया, तो इसके लिए सेफ्ट्राइक्सोन और क्लैरिथ्रोमाइसिन ये देते होते हैं। सेफ्टा और क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं। वैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए आप सेफ्टा दे सकते हो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हो आप। मोफेक्स, मोफेक्स बोलते हैं, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक रिलीज इज हिस्टामिन, तो वो वैनकोमाइसिन होती है। ड्यू टू दिस काजेज रेड मैन सिंड्रोम, तो जो वैनकोमाइसिन होती है रेड मैन या रेड नेक सिंड्रोम कराती है। फ्लशिंग रिएक्शन होता है बिकॉज जो वैनकोमाइसिन होती है ये मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज़ करवा देती है। कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, आपने इन्फ्रियन को प्रोलॉन्ग करना है 1.2 आवर्स तक, या फिर एंटी हिस्टामिन दे देनी है, डाइफिन हाइड्रामीन। एक पेशेंट ड्रग ले रहा है फॉर रेस्पिरेटरी इलनेस, तो कौन सी ड्रग जॉन्डस करवाती है? आंसर इज एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या करवाती है? कोलिस्टैटिक जॉन्डस करवा देती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? दीस आर द डीएनए गायरेस इनहिबिटर, तो ये टोपोआइसोमरेस इनहिबिटर होते हैं। गायरेस क्या होता है? टाइप 2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटीटी कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो वाइसोनियाजाइड होती है, B6 की डेफिशिएंसी कराती है। रिफेम्पिन से सिक्रेशन ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर की बन जाती है। इथेम्ब्यूटोल से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। पिराजिनामाइड गाउट करवा देती है। 58 ईयर ओल्ड मैन जिसका 10 ईयर हिस्ट्री ऑफ पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अंडरगोस एको है। एको में लेफ्ट वेंट्रिकल वाल की थिकनेस बढ़ गई और मैस बढ़ गया है, तो ये हाइपरट्रॉफी की ये सेल की अडाप्टेशन होती है। एक पेशेंट को ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री है, वेट लॉस विद पैलर है, तो ये साफ लग रहा है कि पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है, तो इसमें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ट्यूमर मार्कर के लिए इस्तेमाल करती है। अल्फा फीटोप्रोटीन यॉर्क सैक के लिए और लीवर ट्यूमर के लिए होता है। CA-125 ओवरी ट्यूमर में होता है। CA-99 पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर के कैंसर में होता है। CA-15-3 ब्रेस्ट कैंसर में होता है। मेडुलरी कैंसर के अंदर कैल्सिटोनिन होता है। PTH-RP स्क्वेमस सेल कैंसर के लिए होता है। क्लियर, ALP पेजर डिजीज के लिए या बोन के ट्यूमर्स के लिए होता है। एक पेशेंट को जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है और लार्ज बी सेल लिम्फोमा है, तो इनके लिए आप कीमो दोगे आप तमाम ल्यूकेमिया लिम्फोमा के लिए। क्लियर, स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये छोटा बम बड़ा धमाका होता है, तो एक कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, पैरानियोप्लास्टिक एंसेफलाइटिस, पता नहीं क्या कुछ करवा देता है। अब जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है, कहते हैं ये स्मोकिंग से एसोसिएटेड होता है, मोस्ट एग्रेसिव होता है, एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। और इसके अलावा लैम्बर्ट ईटन और सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH भी करवा देता है। स्क्वेमस सेल कैंसर स्मोकिंग से एसोसिएटेड है, हाइपर कैल्सीमिया करवाता है ड्यू टू PTH-RP। और जो एक्टोपिक थायराइड है, दिस इज प्रोड्यूस बाय स्क्वेमस सेल कैंसर ऑफ लैरिंग्स। एक पेशेंट वारफरिन ले रहा है, अब कौन सी ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डोज शुड बी एडजस्टेड, कोई आपने मेटाबॉलिक इनहिबिटर या इंड्यूसर नहीं देने। इनहिबिटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनहिबिटर मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे, जिसकी वजह से वारफरिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, विच इज सिमेटिडीन। क्लियर, अब जो इनहिबिटर्स का मिमोनिक है ना, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर का, उसका मिमोनिक है sickfaces.com। और जो मेटाबॉलिक इंड्यूसर होते हैं उसमें क्रैप GPS। अब ये क्या है क्रैप GPS और सिक फेसिस, ये गूगल कर लेना या फर्स्ट एड से देख लेना। इसके बाद है कि कौन सी एंटी पैप्टिक अल्सर ड्रग यानी पुट के लिए ड्रग इस्तेमाल कर रही है जो दूसरे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट खराब कर देती है, तो वो सिमेटिडीन है, ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर है। शैतान को याद कर रहा था, शैतान हाजिर हो गया। तो ये इंड्यूसर है, मुझे बताना पड़ेगा सारा। क्रैप GPS, C फॉर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ओके, R फॉर रिफेम्पिन, A फॉर मेरे ख्याल से ए बनता है अल्कोहल के लिए, हाँ। C फॉर कार्बामेजापिन, R फॉर रिफेम्पिन, A फॉर अल्कोहल, वो भी क्रॉनिक अल्कोहल, P से आपका बन जाएगा फेनिटोइन बन जाएगा, GPS ग्राइसोफिल्विन, P से फिनोबार्बिटल और S से क्या बनेगा सल्फोनाल यूरिया, यही बनता है ना, सॉरी सेंट जॉन वॉट्स। जबकि इनहिबिटर में सिक फेसिस है, सोडियम वेलप्रोइड, आइसोनियाजाइड, सिमेटिडीन, कीटोकोनाजोल फेसिस, फ्लूकोनाजोल, एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग, क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, देखो एजिथ्रोमाइसिन कुछ नहीं करा रही, सल्फोनामाइड्स, sickfaces.com, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मैप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, A फॉर एमिट्रियोन, R फॉर इटोनाविर और ग्रेप फ्रूट जूस। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, तो फिनॉक्सीबेंजामीन फॉलोड बाय
बीटा ब्लॉकर देते होते हैं, फिनॉक्सीबेंजामीन या फिनटोलामीन फॉलोड बाय प्रोपानोल देते हैं। देखो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया ये साइड इफेक्ट होता है फेनिटोइन का या नॉन डिहाइड्रोपेरिडीन सीसीबी का या फिर EMLM3 का। सही हो गया। इसके बाद एक फिजिशियन है जो कि क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवा रहा है। पार्टिसिपेंट आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट रिस्क बेनिफिट्स अल्टरनेटिव्स। तो ये एथिकल प्रिंसिपल कौन सा होता है? तो ये क्या होता है? ये ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी का मतलब है पेशेंट को राइट दे देना अपने उस ट्रीटमेंट के बारे में। लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस इज अ रेमिनेंट ऑफ, तो ये लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस इज अ रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन। यूरेकस इज अ रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस फेलोपियन ट्यूब एंड द अपर वन थर्ड ऑफ वजाइना। तो ये सारा आ जाएगा। और अम्बिलिकल आर्टरी से क्या बनता है? डक्टस आर्टरियोसिस बनता है। एंडोट्रैकियल कफ ट्यूब को इन्फ्लेट करना है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर। तो दिस इज द फैक्चुअल MCQ 30 to 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इसको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कफ्ड जो कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है वो पीडियाट्रिक पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं ताकि लीक ना हो एयर। तो इसमें 30 to 50 का रखा हुआ है प्रेशर उन्होंने।